नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। रक्षा और सुरक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष संबंधी विषयों पर भी चर्चा हुई। भारत और ब्रिटेन ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करने का फैसला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से भविष्य के खतरों से निपटने के लिए विशेष तकनीकें विकसित करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस की त्वरित कार्यप्रणाली के लिए विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों के बीच समन्वय के महत्व पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने विद्यालयों में कोविड संक्रमण रोकने के नए दिशा निर्देश जारी किए। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पृथ्वी दिवस धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। मंगोलिया में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में अंशु मलिक और राधिका ने रजत और मनीषा ने कांस्य पदक जीता। कर्नाटक में रविवार से शुरू होने वाले दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में चल रही बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए रोड मैप 2030 की शुरुआत की थी। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही हैं। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने ब्रिटेन की कंपनियों के भारत में निवेश करने का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने जलवायु और ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हमने ग्लासगो में आयोजित COP26 में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज हमने अपने क्लाइमेट और एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज वैश्विक नवाचार साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इससे अन्य देशों के साथ विकास में साझेदारी और भी मजबूत होगी। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत समुद्र पहल में शामिल होने के ब्रिटेन के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत के दौरान यूक्रेन में तत्काल संघर्ष विराम के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी आज की परिभाषित दोस्ती में से एक है। Britain is one of the oldest, and India, certainly the largest democracy, is one of the defining friendships of our times. And what we're doing is taking forward an ambitious 10-year roadmap for British-Indian relations that we agreed last year. And it's vital that we deepen our cooperation, including our shared interest in keeping the Indo-Pacific open and free. So today, we've agreed a new and expanded defence and security partnership, a decades-long commitment that will not only forge tighter bonds between us, but support your goal of Make in India. श्री जॉनसन ने कहा कि एक दूसरे के हित के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र को खुला और मुक्त रखना महत्वपूर्ण है। वार्ता के बाद 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग वार्ता के प्रमुख क्षेत्र रहे। श्री श्रृंगला ने कहा कि दोनों नेताओं ने रक्षा समझौतों, विशेषकर अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास और संयुक्त उत्पादन पर विस्तृत चर्चा की। Discussed ongoing health collaboration, building on the successful partnership of the Covishield vaccine. Science and technology partnership, higher education, migration, mobility were other areas that figured in the discussions. The talks provided an opportunity to exchange views on regional and global issues of mutual interest, including cooperation in the Indo-Pacific. India welcomed the UK joining the Indo-Pacific Oceans Initiative under the Maritime Security Pillar and agreed to cooperate closely in this region towards their shared commitment for maintaining an open, free and secure Indo-Pacific region. विदेश सचिव ने कहा कि श्री जॉनसन आर्थिक अपराधियों को भारत वापस भेजने के मुद्दे पर विचार करने पर भी सहमत हुए। The conversation was a very, I would say, useful. जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं जो अभी यूके में हैं उनका जल्दी से जल्दी वापस भारत आना जरूरी है हमारे जस्टिस सिस्टम के पर्सपेक्टिव पे। प्रधानमंत्री जॉनसन ने बताया कि ये मुद्दे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि वो देखेंगे, उनके ये मामलों पर जरूर रिव्यू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जॉनसन इंडिकेटेड दैट ही टुक नोट ऑफ द पॉइंट रेज्ड बाय अस एंड ही इंडिकेटेड दैट ही वाज वेरी सेंसिटिव टू इंडियन कंसर्न्स in this regard. श्री मोदी ने भारत के आधुनिक रक्षा कारोबारी माहौल और मेक इन इंडिया का फायदा लेने के लिए ब्रिटेन के उद्योगों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की सशस्त्र सेनाओं और अन्य देशों की जरूरत को पूरा करने के लिए है। उन्होंने ब्रिटेन के नए हेलीकॉप्टर और नौसैनिक पोत निर्माण कार्यक्रम में भारतीय रक्षा कंपनियों को अवसर देने का भी स्वागत किया। दोनों पक्ष साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से निपटने के प्रयास तेज करने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने आतंक के विरुद्ध सहयोग मजबूत करने और उग्रवाद तथा कट्टरपन से निपटने के लिए भी सहमति व्यक्त की। एक रिपोर्ट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के भारत यात्रा का मुख्य एजेंडा द्विपक्षीय संबंध तथा 2030 रोड मैप की समीक्षा के साथ साथ उसके क्रियान्वयन और परिणाम पर केंद्रित था। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई अब तक की प्रगति की सराहना की। मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत के संदर्भ में व्यापार और आर्थिक संबंधों पर जोर दिया गया। दोनों देशों के नेताओं ने व्यापार टीमों को इस वर्ष की अंतिम तिमाही तक मुक्त व्यापार समझौते को पूरा कर लेने का निर्देश दिया। इस समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, नए रोजगार के अवसर पैदा करने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नई और अनूठी तकनीकों को विकसित करने का आग्रह किया है। रक्षा मंत्री ने निजी क्षेत्र, निजी नवाचार, स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का सुदृढ़ स्तंभ बताया। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट सम्मेलन में कहा कि अनूठापन सुनिश्चित करते हुए नई प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार, सशस्त्र बल, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स, छोटे उद्योग और विशेषज्ञ मिलकर मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि डेफ कनेक्ट का दूसरा सम्मेलन भारतीय रक्षा स्टार्टअप्स की प्रगति का उत्सव है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मंत्रालय की पहल इनोवेशन और डिफेंस एक्सीलेंस से कई स्वदेशी तकनीक और प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं। ये हमारे इनिशिएटिव इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स की सफलता का एक विशाल, बहुत बड़ा इंडिकेटर है। आईडेक्स में अब तक अनेक न्यूली बॉर्न और होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी को विकसित होने और आगे बढ़ने में मदद की। इसने स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान किया है। इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को भी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को अच्छी तरह से जानने, उसे समझने और उनका एक्सपीरियंस लेने का एक अवसर यह आईडेक्स में भी उपलब्ध कराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्टार्टअप से 380 करोड़ रुपए की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पुलिस को अपराधियों से 2 कदम आगे रहने के लिए तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है।
भोपाल के केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में श्री सिंह ने कहा कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को भी टेक्नो फ्रेंडली होना होगा। हमारे संविधान में आंतरिक सुरक्षा को राज्यों का विषय माना गया है। जब संविधान था तब से लेकर आज तक देश के अपराध और देश के पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई है। अपराध की दुनिया में बहुत नए नए आयाम भी जुड़ गए और कुछ चीजें ऐसी उभर कर आई है जिसमें देश भर की पुलिस को एक वाक्यता के साथ काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ सामंजस्य से काम करना पड़ेगा, अन्यथा आप इस चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। गृह मंत्री ने पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए शुरू किए गए पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन, फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और फिंगर प्रिंट आधारित नेफीस प्रणाली जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन 2022 का एक ही संदेश है और वो ये हील इन इंडिया है। गुजरात में गांधीनगर में एक सम्मेलन में श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आयुष क्षेत्र की प्रगति शानदार है और भारत को इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है। आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की बात हो, इनोवेशन की, इसकी संभावनाएं असीमित है और मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि 2014 में जो $3 बिलियन का आप व्यापार करते थे वो 6 गुना से ज्यादा बढ़कर आज $18 बिलियन पहुंच गया है, यानी कि 22,000 करोड़ से बढ़कर 1,35,000 करोड़ हो गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि आयुष के माध्यम से या इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है हम इस क्षेत्र में और बड़ा काम करने वाले हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश को पहला और एकमात्र विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संभव हुआ है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम विश्व को आयुष उत्पाद उपलब्ध कराएं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। रक्षा और सुरक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा तथा अंतरिक्ष संबंधी विषयों पर भी चर्चा हुई। भारत और ब्रिटेन ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करने का फैसला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से भविष्य के खतरों से निपटने के लिए विशेष तकनीक विकसित करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस की त्वरित कार्यप्रणाली के लिए विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों के बीच समन्वय के महत्व पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने विद्यालयों में कोविड संक्रमण रोकने के नए दिशा निर्देश जारी किए। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पृथ्वी दिवस धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। मंगोलिया में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में अंशु मलिक और राधिका ने रजत और मनीषा ने कांस्य पदक जीता। कर्नाटक में रविवार से शुरू होने वाले दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि एमएसएमई मंत्रालय रोजगार के बहुत अधिक अवसर सृजित कर सकता है। मंत्रालय निर्यात में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गुवाहाटी में आज 7वें भारत औद्योगिक मेले का उद्घाटन करते हुए श्री राणे ने कहा कि एमएसएमई को रोजगार बढ़ाने और उत्पादन में वृद्धि के लिए और प्रयास करने चाहिए। इससे देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई की 29% हिस्सेदारी है।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकारें होने के कारण हिमाचल प्रदेश के विकास के संदर्भ में देश में अग्रणी राज्य के तौर पर उभरा है। श्री नड्डा ने नगरोटा में एक रोड शो में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उसने राज्य के लोगों और उनके हितों को नजरअंदाज किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने राज्य के हितों को अनदेखा किया और उसके वैध अधिकारों को छीन लिया। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 187 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कल 2451 नए मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में कोविड संक्रमण रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूल के सभी पात्र लोगों का टीकाकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों और विद्यालय कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। स्कूल परिसर की नियमित रूप से साफ सफाई और थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और साबुन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कोविड के लक्षण वाले विद्यार्थी या विद्यालय कर्मी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। विद्यालय में आपात स्थिति के दौरान क्वारंटीन रूम की भी व्यवस्था करने को कहा गया है। दिल्ली सरकार ने आज सार्वजनिक स्थल पर मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगाने की अधिसूचना जारी की है, लेकिन निजी 4 पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर यह जुर्माना लागू नहीं होगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को मास्क पहनना अनिवार्य करने का फैसला किया था। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय की पीठ ने स्पष्ट किया कि शीर्ष न्यायालय बंबई उच्च न्यायालय के 15 मार्च के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता निचली अदालत में अर्जी देकर अपनी बात रख सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर के टेरर फंडिंग मामले से जुड़े 1999 से 2005 के बीच भूमि सौदे में मलिक के संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए 23 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 2 सप्ताह तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। पिछले वर्ष अगस्त में श्री राणे ने रायगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के विरुद्ध टिप्पणी की थी। करोड़ों रुपए के चारा घोटाले में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज झारखंड उच्च न्यायालय ने 10 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई के तर्क खारिज कर दिए। सीबीआई ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अभी तक अपनी सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं की है। श्री यादव का दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज चल रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच महत्वाकांक्षी अगरतला अखौरा रेल संपर्क इस वर्ष दिसंबर में पूरा होने की संभावना है। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने ये जानकारी आज अगरतला में दी। श्री दानवे ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल संपर्क से जोड़ने का काम निर्धारित गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें से लगभग 60% काम पूरा हो गया है और बाकी काम वर्ष 2023-24 तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि त्रिपुरा के लोग ढाका के रास्ते से 16 घंटे के भीतर कोलकाता पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगरतला अखौरा रेल संपर्क दोनों देशों के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। देश भर में आयुष्मान भारत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों के चौथे दिन 4,82,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कल लगभग 587 प्रखंडों ने स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया। इन मेलों में 66,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता पहचान पत्र बनाए गए और 18,000 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड जारी किए गए। मेले के दौरान उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अन्य बीमारियों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से 16 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की चौथी वर्षगांठ मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति
आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। 22 अप्रैल 1930 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने चटगांव के निकट जलालाबाद की पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना से जबरदस्त मोर्चा लिया। मृत्युहीन प्राण सूर्य सेन करे गेल दान, हासि मुखे पड़लो फांसी, जल्लो शिखा अनिर्बाण, जल्लो शिखा अनिर्बाण। इस मिथक को तोड़ते हुए कि ब्रिटिश सेना अपराजेय है, मास्टर दास सूर्यसेन ने अपने क्रांतिकारियों की टीम के साथ अपने गृहनगर को ब्रिटिश शासन से आजाद करा लिया। 18 अप्रैल 1930 की रात को सूर्यसेन और उनकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने अपने गृहनगर चटगांव में ब्रिटिश ठिकानों पर हमला कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया। चटगांव में ब्रिटिश प्रशासन लगभग ठप हो गया। मास्टर दा के साथ अनंतलाल सिंह और गणेश घोष की टीम ने दामपारा में रिजर्व पुलिस लाइन पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ अंबिका चक्रवर्ती के नेतृत्व वाली टीम और एक महिला क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेदार ने टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनें काट दी। चटगांव का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया। युवा जुगांतर सदस्य लाल मोहन सेन के नेतृत्व में एक टीम ने नांगलकोट रेलवे लाइन की पटरियां उखाड़ दी और ब्रिटिश सेना के लिए कहीं से भी मदद पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। इसके बाद मास्टर दा और उनके साथी क्रांतिकारी रिजर्व पुलिस लाइन में एकत्र हुए और क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा करते हुए उन्होंने भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस प्रकार चटगांव ब्रिटिश राज से मुक्त हो गया था, लेकिन केवल 4 दिन के लिए। जल्दी ही ब्रिटिश सरकार ने सड़क मार्ग से वहां अतिरिक्त सेना भेजी। भीषण लड़ाई में हरि गोपाल, विधु भट्टाचार्य, निर्मल लाला, नरेश राय और प्रभाष बाल जैसे कई क्रांतिकारी मारे गए। अंबिका चक्रवर्ती और विनोद बिहारी चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। जनरल लोकनाथ ने एक घायल शेर की तरह दहाड़ लगाई और अपने साथियों को ललकारा, तब तक गोलियां दागो जब तक मशीन गन बिल्कुल खामोश न हो जाए। निर्जन कारार अंतराले जीवन दिल मास्टर दा फांसीते झुले, निर्ममतार चिन्ह आजो आछे गो जगे ओई चट्टग्रामे। माटी के बहादुर बेटों ने अंतिम सांस तक एक सम्मानजनक युद्ध लड़ा। क्रांतिकारियों की ये गाथा मशहूर शायर फैज अहमद फैज के शब्दों में कुछ यूं बयां की गई। जिस ध्वज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। 22 अप्रैल स्वतंत्रता सेनानी विशंभर दयाल की पुण्यतिथि है, जिनका निधन 1931 में हुआ था। विशंभर दयाल का जन्म राजस्थान के अलवर जिले में 1893 में हुआ था। आरंभ से ही वे देश हित के कार्यों के लिए समर्पित थे। यही कारण था कि उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। 19 वर्ष की युवावस्था में ही विशंभर मातृभूमि को अंग्रेजी दास्तां की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 1912 में दिल्ली में वॉयसराय हेस्टिंग्स पर बम हमले में भी वे शामिल थे। इस घटना के कारण विशंभर ब्रिटिश सरकार की नजरों में आ गए। इसके बाद विशंभर रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए तथा चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के संपर्क में आए। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद ने विशंभर दयाल के पास जाकर उनसे बम बनाना और अन्य गतिविधियां सीखी। विशंभर
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कैद से निकालने की योजना बना रहे थे, लेकिन इसे लागू करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चला और उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में उन्हें भीषण यातना दी गई। वे अपनी चोटों से उबर नहीं पाए और 22 अप्रैल 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत माँ के इस बहादुर सपूत विशंभर दयाल को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब एक सूचना आपके लिए। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 22 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है अपने ग्रह में निवेश करना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पृथ्वी दिवस धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने पृथ्वी की देखभाल के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रविवार को बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इन खेलों की तैयारी अंतिम चरण में है। उद्घाटन समारोह में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शामिल होंगे। खेलों के दूसरे संस्करण में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4500 से अधिक खिलाड़ी 20 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। मंगोलिया में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक और राधिका ने फ्री स्टाइल के 57 और 65 किलो में रजत पदक जीत लिए हैं, जबकि मनीषा ने 62 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता रवि कुमार दहिया और बजरंग पूनिया सहित कई पहलवान कल फ्री स्टाइल स्पर्धा में अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 78 रन बना लिए थे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में इस समय पंजाब और केरल की टीम आमने सामने है। इससे पहले पश्चिम बंगाल ने मेघालय को 4 के मुकाबले 3 गोल से हराया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 715 अंक गिरकर 57,197 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 221 अंक कम होकर 17,172 पर आ गया। और अब कल के मौसम पर एक नजर। दिल्ली में दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना है। चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रह सकता है। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। इन नगरों में तापमान 3 और 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। रक्षा और सुरक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा तथा अंतरिक्ष संबंधी विषयों पर भी चर्चा हुई। भारत और ब्रिटेन ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करने का फैसला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से भविष्य के खतरों से निपटने के लिए विशेष तकनीकें विकसित करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस की त्वरित कार्यप्रणाली के लिए विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों के बीच समन्वय के महत्व पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने विद्यालयों में कोविड संक्रमण रोकने के नए दिशा निर्देश जारी किए। आज पृथ्वी दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पृथ्वी दिवस धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। मंगोलिया में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में अंशु मलिक और राधिका ने रजत और मनीषा ने कांस्य पदक जीता। कर्नाटक में रविवार से शुरू होने वाले दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय प्रतियोगिता की तैयारियां अंतिम चरण में। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।